हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कर्जन के समय में एक चीज मैंने मेंशन करी थी आपको, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ये क्या है, ये पहले तो हुआ कब था, सीजीएल में ये सवाल आया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसकी ये जो हुआ था 1905 में हुआ था, ठीक है, 1905 में हुआ था। हुआ क्या था कि देखो, ये इंडिया है, रफ मैं यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है, बंगाल वाला। आज प्रेजेंट डे में हम क्या जानते हैं कि ये है वेस्ट बंगाल और ये क्या है, बांग्लादेश है। उस वक्त इसी बंगाल को डिवाइड करके यहाँ पर बनाया गया था ईस्ट बंगाल, ये था ईस्ट बंगाल और ये था वेस्ट बंगाल, ऐसे करके डिवीजन कर दिया गया था। आज भी हम इसको वेस्ट इसीलिए ही बोलते हैं क्योंकि ये ईस्ट बंगाल था, ये वेस्ट बंगाल था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड करा था, ठीक है। वेस्टर्न बंगाल जो है उसी के अंदर बिहार और उड़ीसा भी आते थे, ठीक है। बिहार उड़ीसा ये सब कंबाइन करके मतलब ये बंगाल का प्रोविंस था। इसमें क्या थी, हिंदू लोगों की मेजोरिटी थी। और ईस्टर्न बंगाल में और असम का जो एरिया था, ये मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को अलग किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या बोला कि इससे क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट का काम जो है आसान हो जाएगा। ये सब दिखावे की बातें होती है। ब्रिटिश का जो पॉलिसी था वो क्या था, डिवाइड एंड रूल का भाई। और अंग्रेजों ने एक चीज आते आते रिकॉग्नाइज क्या करी कि इंडिया में क्या है, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड है, दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं बनती है। आज भी आप देखोगे कि कितने भी पॉलिटिकली करेक्ट होकर कुछ बातें कर लो, 100% चीजें ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ तो है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अगर कोई विदेशी ताकत चाहे या कोई अंदरूनी ताकत भी चाहे तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, तब भी किया था। तो इसको अलग कर दिया गया। इसका रीजन एक और क्या था, देखो जितने भी रिवॉल्यूशनरी लोग थे ना, मैंने क्या बोला, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। तो रिवॉल्यूशनरी लोग बहुत निकलते थे बंगाल से। बंगाल के लोग क्या थे, हाईली एजुकेटेड, ठीक है। आज भी हाईली एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेशन का रोल कहाँ है भाई, दिखता नहीं है बहुत ज्यादा। खैर, उस वक्त हाईली एजुकेटेड थे और नेशन बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा इनका फोकस होता था। आज के बंगाल में आप जो नेशन बिल्डिंग की तरफ उतना नहीं देखते हो, थोड़ा सा अलग दिखते हो। हालांकि सारे बंगालीज वैसे नहीं है, कोई बुरा ना माने मेरी चीज का, बट आप भी मानोगे कि आपका जो ग्लोरियस पास्ट था, आप उससे डेविएट हो चुके बहुत ज्यादा। तो ये जो पास्ट था ये बहुत ग्लोरियस था। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ के लोगों ने रिवॉल्यूशनरी पैदा किए थे। और इवन पंजाब का जो एरिया है, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन चलता था। यानी यहाँ के लोग आते थे बंगाल में, यहाँ से सीखते थे, समझते थे, दोनों कोऑपरेट करते थे कि भाई कैसे कौन सा बॉम्ब बनाना है, कहाँ किसको परेशान करना है। अंडरग्राउंड लेवल पे बहुत सारी मूवमेंट्स यहाँ पर प्लान हो रही थी। तो अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था कहाँ ने, किसने, बंगाल ने। बंगाल और बंगाल के रीजन ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था, क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, दूसरा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का सपोर्ट आ रहा था, और यहाँ पर वेल्थ भी था, ठीक है, वेल्थ भी था। तो आपको लड़ाइयां लड़ने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअल यानी कि प्लानिंग की भी जरूरत होती है, लोगों को बताने की भी जरूरत होती है कि भाई ये जो मैं बॉम्ब मारने जा रहा हूँ इस अंग्रेज अधिकारी पे, ये क्यों मार रहा हूँ, क्यों जरूरत है इसकी। ये सारा काम बंगाल बहुत अच्छे से कर रहा था। अंग्रेजों ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, और अंग्रेजों का जो क्लासिक सॉल्यूशन होता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इनको आपस में लड़वा दो। तो अगर आप हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग करोगे तो अब क्या है, आप आपस में ही उलझ गए। फिर तो जाओ, फिर पंजाब से क्या करोगे, कॉपरेशन, आपस में ही लड़ो पहले, दंगे फसाद सब कुछ शुरुआत होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, जमीन किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ये सारी चीजों का झगड़ा स्टार्ट होने वाला था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक आगे चल के इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है, ठीक है। एक्चुअल हिडन एजेंडा जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अंग्रेजों का एक और उस वक्त एक थॉट बन चुका था, जो कि लोकल मुस्लिम लीडर्स ने भी ये थॉट उनके मन में डाला था। हुआ क्या था कि देखो, हिंदूज ने धीरे धीरे जब रिकॉग्नाइज करा कि भाई अंग्रेजों के पास अब देश में सत्ता तो आ चुकी है, तो हिंदूज ने, खासकर अपर कास्ट हिंदूज ने एजुकेशन प्राप्त करी अंग्रेजी में, और ब्रिटिश सरकार के अंदर घुस गए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा हिस्सा पा लिया। मुस्लिम्स ने ये चीज अचीव नहीं कर पाई थी और उनको ब्रिटिश सरकार में हिस्सा नहीं मिला। तो अब क्या है, हिंदूज को जब सरकार में हिस्सा मिलने लगा तो इनका ऑब्वियस सा बात है कि सोशल स्टेटस बढ़ा और इनका पावर भी बढ़ा, क्योंकि अगर सरकार के अंदर आपके लोग हैं तो आपका पावर बढ़ेगा। मुस्लिम्स इस वजह से थोड़ा सा डिमोरलाइज फील करने लगे थे, ठीक है। और मुस्लिम लीडर्स जो इंटेलेक्चुअल्स हुए, उनका धीरे धीरे थॉट प्रोसेस ये हुआ कि भाई हमको भी अंग्रेजों से नजदीकियां बनानी है, हम अंग्रेजों से दूर क्यों रहे। तो इन्होंने अंग्रेजों को क्या बोला कि भाई आप एक काम करो, मुस्लिम्स को सपोर्ट करो, मुस्लिम्स को अलग करो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, वी विल हेल्प। ये सारे मुस्लिम्स नहीं बोल रहे हैं, याद रखिएगा, सारे मुस्लिम्स नहीं बोल रहे, बट मुस्लिम्स के अंदर से कुछ लीडर्स निकलते हैं जो इस चीज को प्रस्ताव रखते हैं, और फाइनली ब्रिटिश लोग आपस में एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि हमें क्या है, मुस्लिम्स को अपीज करना है।
ये अपीज, अपीज का मतलब क्या होता है कि यार मुस्लिम्स के लिए एक्चुअल में कुछ मत करो। यानी ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्कूल बना दो, अस्पताल बनवा दो, उनकी वुमेन का एम्पावरमेंट कर दो। जैसे हिंदूज के अंदर क्या किया, सती प्रैक्टिस बैन की, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट लाया। मुस्लिम्स के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मत करो, एक्चुअल में उनको कुछ मत दो, बस उनको टोकन बेनिफिट्स देते रहो। उनके जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर्स हैं उनको बेनिफिट्स दे दो, उनको पैसे दे दो, उनको तमगे दे दो, उनको अवार्ड्स दे दो। ऐसे करके मुस्लिम्स का अपीजमेंट करो, उनको एक अलग एरिया दे दो काट कर। इस तरीके से अपीजमेंट की शुरुआत होती है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को एकदम क्लासिक वे में अप्लाई करा जाता है। ठीक, अब क्या होता है इसके रिस्पांस में, क्या होता है ये क्वेश्चन पहले देखो आप। स्वदेशी मूवमेंट से मूव होकर किस व्यक्ति ने भारत माता का इमेज बनाया 1905 में? ठीक है, ये सवाल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बंगाल से इंटेलेक्चुअल सपोर्ट आ रहा था, तो अबिंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है। हुआ क्या, बंगाल में आपने इतना सारा खेल किया, आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कर दिया, लेकिन लोगों ने इसको होल्ड करा कि भाई ऐसे तो ना होने देंगे हम, इतनी आसानी से नहीं। तो कर्जन ने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल 19 जुलाई 1905 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछ सकता है। इसे इंप्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वदेशी का मतलब क्या है, इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। ब्रिटिश गुड्स को, यानी अंग्रेज जो सामान लाकर बेच रहे हैं उनको हम बॉयकॉट करेंगे, उनके सर्विसेज को नहीं लेंगे। सर्विसेज जैसे कि पोस्टल सर्विस थी उनकी, टेलीग्राम की सर्विस थी, आज वाला टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम एक्चुअल में जो तार भेजा जाता था वो है, ये सब हम नहीं लेंगे। इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइव करेंगे, जो लोकल आर्ट है, जो लोकल एजुकेशन है उसको रिवाइव करेंगे। सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आज भी आप इसको सुनते हैं, बज़वर्ड है, इसकी शुरुआत यहां से होती है। ठीक है, तो इसी जो इंडियन आर्ट है, आप देखो बंगालीज को, आप आज भी देखना, अगर आपके कोई बंगाली फ्रेंड होंगे उनके घर में एक चीज होती है कि हर बच्चे को एक आर्ट फॉर्म तो सीखना ही सीखना होता है। आर्ट पे उनका बहुत फोकस होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है कितनी भी अच्छी लड़ाई लड़ लो, आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर देश ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जब आप अपनी कहानी कहना नहीं जानोगे ना, आप अपनी स्टोरी अच्छे से नहीं बताओगे, तो दुश्मन हमेशा जो नैरेटिव है उसकी लड़ाई जीतता रहेगा। अंग्रेजों के पास ये नैरेटिव का पावर था। उन्होंने एक तरीके से स्टैब्लिश कर रखा था कि भाई गोरे आदमी को कोई नहीं हरा सकता है, और गोरा आदमी सिविलाइज्ड है, तुम काले भूरे आदमी, तुम लोग अनसिविलाइज्ड हो। ये रेसिस्ट थ्योरी उन्होंने फैला रखी थी। बंगालियों ने, बंगाल के जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज करा और उन्होंने सोचा कि भाई अब आर्ट का इस्तेमाल करेंगे हम, वी विल वेपनाइज आर्ट फॉर आवर ओन बेनिफिट। बेनिफिट क्या था अपना, कि हमको चाहिए आजादी। तो इसके लिए क्या है, देखो किसी भी कॉलोनी, जो कॉलोनी, जैसे भारत भी एक कॉलोनी था, कॉलोनी को आजाद करने के लिए फीलिंग लानी पड़ती है पेट्रियोटिज्म की। ठीक है, कि अपने देश से जुड़ाव होगा तब तो आप आजादी मांगना चाहोगे ना। ज्यादातर लोगों को अगर ये लगता रहेगा कि यार अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी ठीक है, ठीक तो है, अच्छा है, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, तब तक कोई आजादी के लिए आपको मास सपोर्ट गैदर नहीं होगा। इसके लिए इंडिया में उस समय के हिसाब से काफी यूनिक चीज करी गई। वो क्या था, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किया गया किसका, भारत देश का। हम देश को ही पर्सोनिफाई कर देंगे, यानी अब हम ये बोलेंगे ही नहीं कि हमको इंडिया की आजादी चाहिए, हमको किसकी आजादी चाहिए, हमको चाहिए भारत माता की आजादी। यानी अब हम देश को देश नहीं बोल रहे, देश को बोल रहे हैं माता। और माता यानी माँ के लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोटेक्शन का भाव आता है, पूरे दुनिया में किसी को भी बोल दो कि तुम्हारी माँ पे किसी ने कब्जा किया, उनको परेशान किया जा रहा है, तो किसी की भी फीलिंग जाएगी। कितना भी कमजोर इंसान हो वो बोलेगा नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं है। तो पर्सोनिफाई किया गया, एक इमेज पेंट की गई। ये इमेज देखो, इट इज क्वाइट ब्यूटीफुल उस समय के हिसाब से। आज हम भारत माता का एक इवॉल्व जो है पेंटिंग्स और पिक्चर्स देखते हैं, बट ये उस समय का है। देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल मार्वल। ये देखो, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। आप सबके एनसीईआरटी बुक में ये होगी, बट बचपन में अपने दिमाग में उतना कॉन्शियसनेस होता नहीं है। लेकिन अभी आप देखो, इसको अप्रिशिएट करो। ये एक पर्सोनिफाई किया गया कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। अगर आप किसी को जाकर बोलोगे कि अपन लड़ेंगे अंग्रेजों से, इन गोरों से लड़ेंगे, तो लगा मैं किसके लिए लड़ूं, तो ये जवाब है, इसके लिए लड़ना है, इनके लिए लड़ना है। तो आप बोलो, वो जो गरीब आदमी है वो आपसे पूछेगा इन पे कब्जा किया, तो हाँ इन पे कब्जा कर लिया है, इनको छुड़ाना है, इनको बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इनको बचाना है, इनको छुड़ाना है। तो ये चीज, ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट आपको कहां से मिल रहा है। जब तक ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप एक रिवॉल्यूशन को आगे नहीं ले जा सकते। तो ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट बंगाल से आ रहा था, और ये चीज अंग्रेजों को नागवार रही थी कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इनके पास कैसे आ गया। ये तो भूरे लोग थे, अनसिविलाइज लोग थे, इनके पास इतना बुद्धि आ कहां से गया, ये लोग ऐसा काम कैसे कर रहे हैं। ये एपी सेंटर बना बंगाल। ठीक, चलो
अब जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके कुछ की लीडर्स थे, उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस थी, उनके बारे में आपसे एग्जाम में बार बार सवाल आता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वराज इज माई बर्थ राइट, ठीक है, ये नारा दिया। और गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, ये आप सबने देखा होगा, इनके बारे में सुना भी होगा। गणपति फेस्टिवल फेमस है मुंबई का, ये इन्होंने स्टार्ट कराया। क्यों? क्योंकि यार एक कम्युनिटी का सेंस आएगा, ठीक है। अपन लोग दिन भर, कोई वकील है, कोई स्टूडेंट है, कोई किसान है, कोई उस वक्त कास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहा है, लेकिन गणपति फेस्टिवल में सब लोग एक साथ आएंगे, कम्युनिटी बनेगी, मोबिलाइज होगा, और इसी कम्युनिटी में आपस में बात होगी कि यार तुमको पता है, बंगाली लोग कुछ बोल रहे थे कि यार भारत माता को बेड़ियों में जकड़ लिया, तो बोले भारत माता, ये क्या है भारत माता? तो आपस में बातें होने लगी, ठीक है। ये पर्सन था, ये बंगाल गया था, इसने इसको बताया कि जानते हैं बंगालियों ने मुझे ये बात समझाई, ये पेंटिंग दिखाई है, क्या है इस पेंटिंग में, इसने दूसरे को बताया। ऐसे ऐसे करके जब ऐसे फेस्टिवल हो रहे हैं, तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया नेशनलिज्म का, पेट्रियोटिज्म का, कि अपने देश पे किसी ने कब्जा कर रखा है, भाई इसको छुड़ाने की जरूरत है, ये आइडिया फैलने का शुरुआत होता है, ठीक है। लीडर्स का ये काम होता है। बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल में लीड किया और खतरनाक स्पीचेस देते थे ये। लाला लाजपत राय, इन्होंने इस मूवमेंट को कहाँ पे स्प्रेड किया? पंजाब में। जैसा कि मैंने आपको बोला, पंजाब और बंगाल के बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन चलता था, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ वेपन्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूज़पेपर्स, एक्सचेंज ऑफ मैगजीन्स, लिटरेचर, अलग अलग चीजों का एक्सचेंज होता था, क्योंकि दोनों बहुत ही रिवोल्यूशनरी एरियाज हुआ करते थे उस समय के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, लेकिन भाई ये चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास अभी भी फायर पावर है, ठीक है, बेटर हथियार, बेटर गवर्नेंस एबिलिटी, खूब सारा पैसा, ब्रिटिश क्राउन का सपोर्ट है, ठीक है। कांग्रेस के अंदर यूनिटी थी नहीं, जैसा कि आप बोले, धीरे धीरे करके सूरत स्प्लिट भी हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि 1905 में चल रहा है तो 5 तक ही चलेगा, 1908 आते आते तक स्वदेशी मूवमेंट जो है डिक्लाइन कर जाता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बोला ना कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी बन रही है, ये जो गणपति फेस्टिवल है, ऐसा तो नहीं उसके बाद खत्म हो गया। तो कुछ चीज जो स्टार्ट करी जाती है वो नहीं खत्म होती, जो आइडियाज आते हैं, जो नेशनलिज्म की बात होती है, वो अब धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी, ठीक है। चलो, इसी वक्त क्या है, स्वदेशी मूवमेंट के समय में ही क्या होता है, किंग जॉर्ज पंचम, इसके बारे में आपने शायद हिंदी में एक बुक भी पढ़ी होगी, एक स्टोरी भी होगा इसके ऊपर, और क्वीन मैरी ब्रिटेन के जो इंडिया आते हैं, ठीक है। और अनाउंसमेंट किया जाता है कि भारत का जो कैपिटल है वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। यानी उस वक्त तक इंडिया का जो कैपिटल है वो कैलकाटा हुआ करता था, कोलकाता जिसे आज हम बोलते हैं। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आया है कि ये जो है वो लोग कब विजिट करते हैं और कब इसको अनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है 1911 में, ठीक है। ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन होता है कि भाई तुम लोग अब रिवोल्ट ना करो, ये देखो इतना बड़ा काम हो गया, हमने तो कैपिटल नहीं शिफ्ट कर दिया, इसके ऊपर अब डिस्कशंस करो, डिस्कशन नेशनलिज्म पे मत करो, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। आज भी आप इसका पैटर्न देखते होंगे कि पब्लिक को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, एक चीज से दूसरे चीज पर अचानक से न्यूज को शिफ्ट कर दिया जाता है कि अब न्यूज मत बनाओ कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ, उसको कुचला गया, किसी लीडर को जेल में, इस पे बात मत करो, इस पे न्यूज मत छापो। न्यूज तो इस पे छापो कि यार इंडिया का कैपिटल ही चेंज हो गया, अरे बाप रे, ब्रेकिंग न्यूज, ये सब आएगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो ये किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये आपको याद रखना है। अगर चाहो तो पूरा डेट याद रख लेना, 12 दिसंबर 1911 में ये चीज हुई थी, ठीक। अच्छा, एक और चीज, इस वक्त दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, वहां पे इस चीज को अनाउंस किया गया था। अब दिल्ली दरबार आपने पहले भी देखा होगा, कब देखा था, अभी थोड़े टाइम पहले 1877 में भी एक दिल्ली दरबार लगा था, लॉर्ड लिप्टन के टाइम में, उसकी बात नहीं हो रही, ये दूसरा वाला है, ठीक है। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट का जो पूरा टाइमलाइन है, कभी कभी ये भी आ जाता है, ठीक है, भावनाओं में बहते बहते मैं फैक्ट्स भूल जाता हूँ। तो ये देखो 1905 से 1911 ये इसका ऑफिशियल टाइमलाइन माना जाता है, बट 1908 के आसपास से आते आते ये काफी इसका ग्रेजुअल डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। लीडर्स वगैरह को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और चीज, 12 दिसंबर 1911 को ही अंग्रेजों ने अनाउंस कर दिया कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये रद्द किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये मूवमेंट डाई डाउन किया, बट इसके जो ऑब्जेक्टिव था एक तरीके से लीड अचीव होता है। और अंग्रेजों ने ना एक मिथ बनाया था, क्या बनाया था, कि जो व्हाइट मैन है, गोरा आदमी जो है, इसे भगवान ने बनाया है, तुम सारे भूरे काले लोगों को भगवान ने नहीं बनाया है, व्हाइट मैन को बनाया है। और व्हाइट मैन को ये जिम्मेदारी है कि दुनिया में जितने भूरे लोग, काले लोग, जितने दूसरे दूसरे रंग के दिखने वाले लोग हैं, उनको सिविलाइज करने का काम इसका है। सफेद आदमी के साथ भगवान स्वयं खड़े हैं, इसलिए व्हाइट मैन को कभी हरा नहीं सकते हो तुम। ये मिथ धीरे 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 ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस समय तक आते आते पहली बार अंग्रेजों को झुकाया गया था।
और धीरे धीरे ये मिथ जो है आगे और डाई डाउन करेगा। बहुत सारे भारतीय इस चीज़ को मानते थे, आज भी कुछ लोग होंगे, हो सकता है उनके वंशज कुछ खराब बीज बच जाता है देश में, तो ऐसे लोग होंगे जो आज भी इस मूर्खता पे मानते हैं, बट उस समय बहुत लोग इसको मानते थे, इस मिथ को मानते थे। ठीक है। अच्छा, जो लीडर्स थे उनके साथ क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक और औरोबिंदो घोष, इनको या तो अरेस्ट किया गया या फिर एग्जाइल पे भेज दिया गया। औरोबिंदो घोष ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स बनते हैं आगे चल के। इनकी पॉलिटिकल थॉट्स काफ़ी रिवॉल्यूशनरी है, बट क्योंकि अभी अपन हिस्ट्री देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मॉडरेट लीडर्स जो थे कांग्रेस के, सूरत स्प्लिट हो चुका है, तो जो ये अनलमेंट हुआ इसको अपनी विक्ट्री मान लेते हैं। ठीक है, कि चलो अपन जीत गए, इतना ही तो अपना काम था, इसके आगे कुछ नहीं करना है। जबकि आप नेशनलिज्म के वेव को और आगे ले जा सकते थे, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करना था